दोस्तों अभी रिसेंटली भाई अतुल ये क्या सुभाष कर लिया फेस पर, लगता है ज्यादा मस्ती हो रही है। चैनल पर ध्यान दे ले। ओनली फैंस पर थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा था। इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली अतुल सुभाष जी का केस सामने आया। कुछ ऐसे ही सिमिलर नेचर का एक और केस सामने आया। दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पुनीत खुराना ने सुसाइड कर लिया। उससे पहले उन्होंने लगभग 59 मिनट्स का एक वीडियो शूट किया अतुल की ही तरह, जिसमें वो उसका रीजन I'm being extremely tortured by my in-laws, my wife. पता है, ऐसे ही और भी कई केसेस हैं। 2017 में एक आईएएस ऑफिसर थे मुकेश पांडे। उन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के ट्रेन ट्रैक पर सुसाइड कर लिया। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही वीडियो बनाई थी। अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है। कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। इसके अलावा एनसीआरबी का 2019 तक का डेटा बताता है इंडिया में 96% प्रिजनर मेल्स हैं। इसके अलावा इंडिया में 88% कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेल्स होते हैं और मेल्स 2.5 गुना ज्यादा सुसाइड कमिट्स करते हैं फीमेल्स के मुकाबले। इसके अलावा आप ये तो जानते ही हैं कि फीमेल्स के फेवर में कितने सारे लॉस हैं। फिर भी फेमिनिस्ट अभी भी ये क्यों बोलते हैं कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, मेल्स फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं, और ये फेमिनिस्ट माइंडसेट रखने से जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्या वो सॉल्व होंगी, आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मेल हो या फीमेल, आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा देखोगे तो शायद आप इसकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो और शायद आपको ये चीजें कहीं से सुनने को भी ना मिले। हम सब जानते हैं कि फीमेल्स का सपोर्ट में ये कई सारे लॉज हैं, बट स्टिल हमें ये डेटा देखने को मिलता है। 2022 तक का डेटा बताता है कि 3.8 करोड़ मेल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, वहीं 4.5 करोड़ फीमेल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती हैं। फीमेल लेबर यूटिलाइजेशन का डेटा बताता है लेबर के काम में भी फीमेल्स को कम पैसे मिलते हैं मेल्स के मुकाबले। एनसीआरबी का 2020 और 2022 का डेटा यह बताता है कि गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंट एक्ट्स के केसेस 14,000 बढ़ गए हैं। फीमेल के किडनैपिंग के केसेस भी 13,000 बढ़ गए हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए आपको 2 तरह के वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके मिल जाएंगे। पहला है गवर्नमेंट एडेड। इसमें कुछ फीमेल्स स्टेट गवर्नमेंट की मदद से ही बेसिक लेवल्स पर काम करती हैं। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है कुदम्बश्री ग्रुप। ये सबसे पहले 1997 में केरला के गांव की औरतों को गरीबी से निकालने के लिए बना था। इसमें गरीब औरतों को थ्रिफ्टिंग या उनकी दुकानें खुलवा के या छोटे बिजनेस सेटअप करवा के पैसा कमाने का मौका दिया जाता था। और ये प्रोग्राम कुछ सालों में इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन फीमेल्स ने अपनी अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट करके केरला में जो अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे उसमें 7 करोड़ डोनेट किए। इतना पैसा गेट्स फाउंडेशन या फिर बाकी टेक जाइंट्स ने भी नहीं किया था तब। इसके बाद आते हैं मॉडर्न फेमिनिस्ट। ये भी बिलीव करते हैं ग्राउंड वर्किंग में, बट इनके कुछ और अलग कंसर्न्स हैं जिनको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला है गर्ल चाइल्ड में लोग इतना इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, बेटों को पढ़ाना पसंद करते हैं। दूसरा है हमारी सोसाइटी में स्टिल फीमेल्स के पास राइट ऑफ चॉइस नहीं है। वो कैसे कपड़े पहने उनको बताया जाता है, कब वो बाहर जा सकती हैं उस पर उनको बोला जाता है। इसके अलावा जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं रहती, वो कुछ अपने लिए कर नहीं पाती क्योंकि फैमिली उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फोर्थ कंसर्न है इन जनरल फीमेल्स को सोसाइटी एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है और फेमिनिस्ट ये सोचती हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है पेट्रियार्की, which is something that favors men. तो एक बार ना इस पेट्रियार्की को ही समझते हैं कि ये कहां से आई और क्यों है। अभी वेबस्टर और कैम्ब्रिज के हिसाब से पेट्रियार्की वर्ड का मीनिंग ये है कि एक सिस्टम या फिर एक सोसाइटी जिसकी सारी पावर एट द एंड मेल के पास होती है। अब ये सोचो कि किसने रखा उस मेल को पावर होल्डर, मतलब सुंदर लड़कियां खत्म हो गई थी। और एक ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कैसे कोई किसी सिस्टम या सोसाइटी में टॉप पर आता है। दोस्तों लगभग 4000 साल पहले डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के हिसाब से पहली रूल बुक लिखी गई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, कोड ऑफ हम्मुराबी। इसके हिसाब से सबसे पहले तो फीमेल्स की ये ड्यूटी थी कि उनको सिर्फ बच्चों को पालना है, उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। और भी ऐसे कई लॉज थे, अगर कोई फीमेल अपने हस्बैंड की गैर हाजिरी में किसी मेल के साथ दिख गई तो उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए तो उसको नदी में फेंका जाता था, और अगर वो तैर के ऊपर आ गई
तो मतलब वो प्योर है, और अगर डूब गई तो बहन की। और बाकी फीमेल्स को प्रॉपर्टी माना जाता था और मेल्स के लिए कई सारी वाइफ्स रखने की सुविधा थी, ये सब। नाउ अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब रूल्स थे ही वन साइडेड तो ये रूल किस बात के हुए। देखो, इससे पहले काफी हजारों सालों से मेल्स के वाइल्ड एक्ट्स अनरेगुलेटेड थे। वो जो चाहे कर रहे थे, जितनी भी मार पिटाई करनी है कर रहे थे, सिर्फ फीमेल्स के अगेंस्ट नहीं, वीकर मेल्स के अगेंस्ट भी। सो ऐसे रूल्स लाकर मेल्स की जितनी भी आवारापंती थी और गलत काम थे, उनको एक लिमिट के साथ रेगुलेट कर दिया। कोड ऑफ हम्मुराबी के ज्यादातर रूल्स आपको टोरा में मिल जाएंगे और टोरा के ज्यादातर रूल्स आपको इस तो डोमिनेंस होने का फर्स्ट रीजन है फिजिकल पावर। आप ये देखो कि ये एक यूनिवर्स का सबसे बेसिक रूल है कि स्ट्रॉन्गर एंड बिगर थिंग्स कंज्यूम्स वीकर एंड स्मॉलर थिंग्स। अब बायोलॉजी में देखें तो ह्यूज फिजिक एग्जिस्ट करती है हायर लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से। तो ये कह सकते हैं कि मेल्स जो पावर में आए हैं उसका सबसे पहला ब्लेम जाता है फिजिक्स को, एक स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी को। और अगर ये वेरिएशन फीमेल्स के फेवर में होता, लाइक फीमेल्स में मेल्स से ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन्स इफेक्टिव होते, तो फीमेल्स बिल्कुल सिमिलर तरीके से डोमिनेट कर रही होती और उन्होंने अपना ही कोई कोड ऑफ हम्मुराबी टाइप बना लिया होता। और इसके प्रूफ हमें एनिमल किंगडम में दिखते हैं। फीमेल हाइनास मेल हाइनास के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्गर और एग्रेसिव होती हैं, यानी ग्रुप की पावर फीमेल्स के पास सबसे ज्यादा होती है। और मेल हाइनास जब तक बच्चा है तब तक तो उसको ग्रुप के बेनिफिट मिलते हैं, जस्ट लाइक फीमेल ह्यूमन। पर जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसको क्लैन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो मेल हाइना स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव नहीं होता ये करने के लिए। ये आप मेयर कैट्स में भी देखोगे, इनकी भी मेल स्पीशीज में एंड्रोजन हार्मोन कम इफेक्टिव होता है, इसलिए वो कम एग्रेसिव होते हैं और साइज में भी फीमेल्स से थोड़े छोटे होते हैं। प्लस इनमें फीमेल्स इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती हैं कि ग्रुप में अल्फा फीमेल ही मेट कर पाती है, वो किसी और को मेटिंग नहीं करने देती। नाउ इसका एग्जांपल देकर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि फिजिकल पावर के बेसिस पर डोमिनेंस ह्यूमंस में जस्टिफाइड है, नहीं। पर आप सोचो कि क्या हमारी सोसाइटी में डोमिनेंस या किसी भी तरीके का कंट्रोल लोग फिजिकल पावर के बेसिस पर अटेन करते हैं। अब ये फेमिनिस्ट हैं। Patriarchy is bad for everyone. That system might have worked in earlier times. That's debatable, but whatever. तो जब ये पैदा हुई होंगी तो इनकी मदर एक ऑप्टिमली बेस्ट हॉस्पिटल में गई होंगी, या फिर किसी मेल ने जबरदस्ती की होगी कि मैं निकालूंगा इसे। और ये जो माइक यूज करती हैं, क्या वो इसलिए करती हैं कि ये माइक बजट फ्रेंडली है और रोड के आसपास की ऑडियो क्वालिटी दे देता है, या फिर इस कंपनी के मेल ने जबरदस्ती की यही यूज करेगी तू, या फिर ये जो फोन यूज करती हैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, वो भी किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला होगा यूज करने को, यूटिलिटी ही देखी होगी। मतलब हमारी सोसाइटी का काफी बड़ा हिस्सा पावर से नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस से चलता है। आप अगर लोगों के काम आओगे तो आपकी तरफ रिसोर्स चैनलाइज किए जाएंगे, और जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस होगा उसी के पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होगा। MMA फाइटर रोंडा राउजी इस पर ये बोलती हैं, I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. इसका भी प्रूफ आप एनिमल किंगडम में देखोगे। एलिफेंट के हर्ड मैट्रियार्क होते हैं। एक हर्ड में 20 से 24 एलिफेंट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर फीमेल्स ही होती हैं, माएँ, आंटी, चाची, नानी, दादी, ये सब। और उनके साथ मेल फीमेल बेबी एलिफेंट्स होते हैं, और इन सब की ग्रुप में एक हेड होती है, ओल्डेस्ट एंड वाइजेस्ट मैट्रियार्क एलिफेंट। और उस ओल्डेस्ट फीमेल की मेमोरी बहुत तेज होती है, किस रास्ते से जाना एकदम सेफ रहेगा, कहाँ किस मौसम में खाना पानी मिल सकता है, उसको सब पता होता है। वो फीमेल एलिफेंट कॉम्पिटेंट होती है। पर दूसरी तरफ मेल एलिफेंट क्या कर रहे होते हैं? इसका छोटा सा जवाब है कि वो मेल एलिफेंट्स बायोलॉजिकली ठरकी और निकम्मे होते हैं। इनको सिर्फ खाना दे दो और सेक्स करवा लो, और जवानी में ऐसी बकचोदियां करवा लो। तो जैसे ही मेल एलिफेंट बड़े होते हैं, क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते, प्लस वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। अब उन मेल एलिफेंट्स को खुद तो कुछ आता नहीं है, तो वो एक अपना हर्ड बना के थोड़ा दूरी से फीमेल हर्ड का पीछा करते हैं, जस्ट लाइक, नॉट एंटायरली जस्ट लाइक ह्यूमन घरेलू औरतों की तरह। खैर, एलिफेंट्स का तो बेसिक बायोलॉजिकल कॉम्पिटेंस से काम चल जाता है, पर ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटीज काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हो रही है, इसलिए सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस हमेशा चाहिए होती है। अब कोई हाईली कॉम्पिटेंट कैसे बनता है? देखो, अगर आप फुटबॉल देखते हो, और वैसे भी ये सभी जानते हैं कि रोनाल्डो और मेस्सी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दे आर द गोटेस्ट गोट।
पर मुझे लगता है कि इन्हीं की बराबरी का एक और प्लेयर था, गैरेथ बेल। Gareth is considered a legend here. वो इन दोनों से बहुत ज्यादा तेज था। लंबा होने के बावजूद भी बिना बैलेंस खोए टाइट एरिया में ड्रिबल कर सकता था और वो काफी एक्यूरेट हेडर्स भी लेता था। इनमें मेस्सी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। फ्री किक एक्यूरेसी भी उसकी रोनाल्डो से तो काफी अच्छी थी और गोलकीपर्स के लिए ना वो काफी कंफ्यूजिंग फ्री किक्स होती थी और फिनिशिंग ये कह सकते हैं कि रोनाल्डो के लेवल की ही थी। कहीं से भी मारता था, गोल जाता था। और इस सब के बाद वो एक डिफेंडर भी था। पर स्टिल रोनाल्डो बेल से 4 साल बड़ा है और अभी भी वो खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्यों? उसके बारे में रोनाल्डो के टीममेट्स बताते हैं। Exactly. I think we should stay at the training ground. You know, he said, "Let's go and having a lunch after training." Go to his house. You know, it was few people on the table. I look at it. It was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. So we have a food, quickly a lunch, and after that, he said, "Let's go in the garden and play two-touch." I said, "Cristiano, we just finished. So we go playing two-touch. After that, let's go for a swim. After that, let's have a sauna, jacuzzi." I was like, "Cristiano, why we didn't stay at the training ground?" So that's why I say Cristiano deserve everything. पर बेल रोनाल्डो की तरह अपने आप को इंजरीज से, टीम पॉलिटिक्स से, कंट्रोवर्सीज के इफेक्ट से बचा नहीं पाया और ऊपर से उसको गोल्फ का भी बहुत शौक था। रोनाल्डो या मेस्सी की तरह बहुत सारे प्लेयर्स में परसिवियरेंस नहीं दिखती। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, उस चीज को करते रहना और बेटर बनते रहना। और ये आप हर लीडिंग पर्सन की जिंदगी में देखोगे। और फेमस लोगों को छोड़ो, आपके घर के पास कोई छोले कुलचे या वड़ा पाव बेचने वाला होगा, उसने भी कहीं से पैसा उठाकर दुकान जोड़ी होगी। कितने दिन शुरुआत में उसकी दुकान पर काम नहीं आया होगा, तब भी वो रोज सुबह उठकर वही काम करता होगा। कितनी अलग अलग रेसिपीज ट्राई की होंगी, कितना सोचा होगा, कितने लोगों को उधार में पहले खिलाया होगा। इसके बाद वो वहां है जहां आप उसको देखकर ये बोलते हो कि तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये चीज मेरे मुंह से बोलनी अच्छी नहीं लगेगी। ये रिसेंटली एक एक्ट्रेस ने बोला था। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। ये भी एक फैक्टर है जो पूरे वर्ल्ड के लिए ही गलत नहीं लगता, क्योंकि जिस फील्ड में मेल्स के पास 0% टैलेंट है फीमेल्स के मुकाबले, उस फील्ड में भी मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं फीमेल्स को। और डोमिनेट कर वो मेल बना है जिससे सारी फीमेल नफरत करती है। They have no interest in world conquest. The webcam company I was running proved that perfectly. The women who were on stream were beautiful, but they didn't have a fucking clue what to say. They were saying all the wrong man. So what I did is I unplugged their keyboards and plugged a new one in from me behind the screen. So the chicks would sit there and hit a keyboard that wasn't plugged in, and me and my brother and eventually some staff I trained would do all the talking. The girls were just famousers. We were taking their money, all of it. पता है प्रॉब्लम स्टिल इतनी ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि मेल्स जितनी ही फीमेल्स टैलेंटेड होती हैं, मेहनती होती हैं और आलसी भी होती हैं, पर मैंने एक चीज देखी है कि वो मेल्स की तरह ना बेवकूफ नहीं होती। इस बेवकूफी को एक बार ध्यान से समझना। किसी का अपने इंपल्सिस पर कंट्रोल कम हो और सेंसेशन सीकिंग वाला माइंडसेट हो और साथ ही वो रिस्क टेकर हो, तो उस इंसान को आप क्या बोलोगे? बेवकूफ ही बोलोगे, है ना। अब ये कई साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करती हैं कि ये तीनों चीजें आपको फीमेल्स में नहीं दिखती। जैसे रिचर्ड रीव्स, जो सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के, जो कि एक यूके का थिंक टैंक है, वो अपनी फाइंडिंग्स में ये बताते हैं अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में मेल्स की इंपल्स कंट्रोल काफी कम होती है और सेंसेशन सीक करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है फीमेल्स के मुकाबले। ये आप इस ग्राफ में देखोगे। इसलिए मेल्स को जो पसंद होता है वो ही वो काम करते हैं। अब इसके अलावा जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है और आप उसको समझते हो कि वो क्या है, तब आपके दिमाग का एक हिस्सा राइट इंसुला एक्टिवेट होता है और एक और हिस्सा है बायलेटरल ऑर्बिटोफ्रंटल कोर्टेक्स। ये तब एक्टिवेट होता है जब उस थ्रेट के लिए आप डिसीजन लेने की कैलकुलेशंस करते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक स्टडी में 12 मेल्स और 10 फीमेल्स को रिस्क असेसमेंट टास्क दिए गए। वो करते वक्त उनके ब्रेन को स्कैन किया गया। उसमें यह पता चला कि फीमेल्स के इन दोनों हिस्सों में 3 गुना ज्यादा सिग्नल चेंजेस दिखते हैं मेल्स के मुकाबले। मतलब फीमेल्स हार्ड वायर्ड होती हैं रिस्क को जितना हो सके अवॉइड करने के लिए। परसिवियरेंस के साथ हाईली कॉन्शियस, टैलेंटेड प्लस डम रिस्क टेकर हर मेल नहीं होता। आप मानो 100 में से सिर्फ 20 मेल्स ऐसे होते हैं, वहीं 100 में से 7 फीमेल्स ही ऐसी होती हैं। उसके बाद भी उन 7 फीमेल्स में से कुछ फीमेल्स को यह दिखता है कि उनकी जिंदगी आसान हो रही है। The women think,
why in the world am I doing this? Why in the world would anyone in their right mind do this? Especially because they're often married by that point too, and generally they've married a husband who makes as much money or more than them, so they don't need the damn money. And so they think, well, there's more to life than this, which is exactly the right thing to think. And so they go and find a job that's 9 to 5 and controllable so that they can hire a nanny and have some kids and have a life. And it's like, yes, that's the intelligent thing to do. इसलिए इसके बाद सिर्फ 2 या 3 फीमेल्स बचती हैं जो सिर्फ जॉब परस्यू नहीं बल्कि करियर परस्यू करना चाहती हैं। What was the why when you started? Way to get like maybe famous, like few articles, but people will also write about your spectacular failures. So so entrepreneurship is probably the slowest way to get there. And so I think, but now it's for the joy of building. Now it's like just like so much fun that I don't want to say it like if my investors hear it they will kill me, but even if I don't get an large exit out of this, I love my job. Like I would work for free. It's like it's so much fun. अब इससे एक और डीपर क्वेश्चन आता है कि अगर 20 मेल तो 7 फीमेल्स क्यों? देखो, पहले तो ये नंबर मैंने एक रेशियो फॉर्म में लिया है एक्सप्लेनेशन के लिए रिस्क टेकिंग वाली स्टडीज से, पर ये गैप एग्जिस्ट करता ही है क्योंकि आज की दुनिया में जिसके भी पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल है वो सबसे पहले एक ना क्वालिफिकेशन रेस में दौड़ा है, फिर उसके बाद वो करियर रेस में दौड़ा है। अब एक फैक्ट तो हमने जान लिया कि कई फीमेल्स करियर रेस को दौड़ना पसंद नहीं करती। दूसरा फैक्ट ये भी है कि कई फीमेल्स को क्वालिफिकेशन रेस में ही दौड़ने नहीं दिया जाता। यानी यहां से आता है फेमिनिस्ट का फर्स्ट कंसर्न, गर्ल चाइल्ड पर फुली इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? मेरा 2 लड़की है 2 लड़का। कितना पढ़ा है? मेरा बड़ा लड़का पढ़ रहा है 9वां क्लास में। वाह। फिर? और जो बच्ची है जो 8वां क्लास में। और फिर एक और बच्चा है जो 6ठा क्लास में। अरे वाह। एक और बच्ची है जो 3रा क्लास में। कहाँ तक पढ़ाएंगे? मैट्रिक तक। हर जन के बच्चा इतना ही पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा की बात है। आप बताओ कि इस बाप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपनी बेटी पे पैसा लगाए। पर फिर इसके अपोजिट मैंने फीमेल लेबर यूटिलाइजेशन का 2023 का डेटा भी देखा। वो ये बताता है फीमेल स्टूडेंट का हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ग्रोस एनरोलमेंट रेट मेल से ज्यादा रहा है। तब भी ये 7 फीमेल्स वाली प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें जॉब रेडी नहीं बनाता। इसलिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब्स के लिए। तो लड़के को तो स्ट्रगल करना पड़ता ही है, अगर नहीं करेगा तो हर कोई ताने मारेगा। एक और डेटा कुछ ऐसी ही सिमिलर बात बताता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2023 से 24 तक का डेटा ये बताता है अर्बन एरिया की फीमेल्स में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है कंपेयर टू रूरल एरियाज के, क्योंकि अर्बन एरिया में यूजुअली बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो जाती हैं, पर रूरल एरिया में हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई केसेस में तो आदमी इतने निकम्मे होते हैं कि सिर्फ फीमेल्स ही काम कर रही होती है। दूसरा कंसर्न है राइट ऑफ चॉइस नहीं है। आप पहले वीडियो देखो। Women would not dress sluttier if men didn't exist, because there wouldn't be a concept of a slut in the first place. If I wear this outfit in a room full of girls, I won't be seen as a slut. I am wearing this outfit in my room right now and nobody is calling me a slut. But if I wore this outfit in the metro or out in the public where there's lots of men who are staring at me, that makes me a slut. The outfit is the same. What's the factor that changed? Men and how they look at women. अब मैं भी ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं शर्टलेस हूँ कमरे में अकेला तो कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं शर्टलेस हूँ लड़कों के साथ कमरे में तो भी मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ ना शर्टलेस तो हर कोई मेरे को गलत तरीके से देखता है। फीमेल कंपार्टमेंट से मेरे को भगा दिया जाता है मार के। सो व्हाट चेंज्ड? फीमेल्स। लगा ना? और इनकी बात का सही जवाब यह है कि जगह भी चेंज हुई है, सिचुएशन चेंज हुई है। रात में मेट्रो में उसकी जगह अगर कोई लड़की क्यूट फिट पहनकर किसी एफ्लुएंट क्लब में गई है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, शायद देखे भी ना। पर मेट्रो में, ऑटो में, बसेस में वो गरीब मेल्स घूमते हैं जो मेटिंग हायरार्की में बहुत 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 ही ज्यादा नीचे हैं। कुछ तो इतने कमीने होते हैं कि लड़कों को भी छेड़ते हैं। इसलिए ये पॉइंट वैलिड है कि उन मेल्स को ही बदलने की जरूरत है। पर कैसे बदलें? देखो, जब जेब में पैसा होता है ना तो क्या कुछ नहीं होता, और अगर वो ऐसे होते तो शायद आपकी तरफ देखते भी ना। और दिल्ली जेल का डेटा ये बताता है जितने कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उतना ही ज्यादा उनके चांसेस होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के। तो क्या फेमिनिस्ट गरीबी या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात करती हैं? और ये क्यूट फिट वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये वन वे नहीं होती। मैं ये बोलना तो नहीं चाह रहा बट बोल देते हैं। ज्यादातर फीमेल्स बोलती हैं कि दे डोंट ड्रेस अप टू अट्रैक्ट मेल्स। ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि दे डू ड्रेस अप टू अट्रैक्ट सम पोटेंशियल मेल्स। और साथ ही अच्छा दिखना ना
एक सोशल स्टैंडर्ड का मार्कर बन गया है। इसलिए आप देखते हो कि फीमेल्स घर में कैसे दिखती हैं। अब इसको समझो कि जब भी आप में कुछ कमी होती है तो आप उसको कवर अप करते हो, या फिर अगर आप उसको कवर अप नहीं कर सकते तो किसी और चीज को और ज्यादा बेटर बनाते हो। जैसे छोटे लड़के तोंद नहीं निकालते, बॉडी बनाते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं और इनविजिबल लैट सिंड्रोम के साथ घूमते हैं, वैसे ही फीमेल्स को पता है कि मेल्स कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को ही सेक्सुअलाइज करते हैं। इसलिए क्यूट फिट एक निंजा टेक्निक होती है अपने अनअवॉइडेबल, अनडिजायरेबल, अनअट्रैक्टिव कर्व से ध्यान हटा के अट्रैक्टिव कर्व्स पे लाने की। आई एम सॉरी। इसलिए ये प्रॉब्लम ना ज्यादातर प्लस साइज फीमेल्स के साथ देखोगे। फेमिनिस्ट के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि उन मेल्स को हम कैसे चेंज करें। बस हो जाओ चेंज, हमें नहीं पता, हम तो पहनेंगे, हम तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम हो चेंज। और इसके अलावा कुछ उन फीमेल्स के अपने रिलेटेड मेल्स भी होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन निठल्ले होते हैं, या फिर पैरानॉइड होते हैं, तो वो कंट्रोल एस्टैब्लिश करना पसंद करते हैं और उनको कॉल आउट करना चाहिए। इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक सॉल्यूशन इसका यही हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों समझें और जगह के हिसाब से कपड़े पहने जाएं। अब अगला कंसर्न है फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करना। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से सामने वाले को सिर्फ एक टूल की तरह देखना, उसकी अपनी कुछ सोच या चाहते हो सकती हैं, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचना। खैर, पॉर्न साइट्स इंडिया में 2018-19 तक ही बैन हो गई थी, बट तब का लास्ट पॉर्न हब का डेटा बताता है इंडिया 3rd लार्जेस्ट पॉर्न यूजर था, प्लस इंडिया में 30% यूजर्स फीमेल्स थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फीमेल्स भी सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, बट फीमेल्स की ऑब्जेक्टिफिकेशन ना थोड़ी सटल होती है, इसको समझना। जैसे आइटम सॉन्ग्स की इंडस्ट्री फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन पर टिकी है, वैसे ही पूरा रोमांटिक जॉनरा मेल्स की ऑब्जेक्टिफिकेशन पर चलता है। एक लड़का है प्यारा सा और वो मूवी में है ही फीमेल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्यों कर रहे हो? तुम्हें वजह बताना जरूरी नहीं है। मैंने किया ही नहीं। बदले में कुछ उसकी भी मदद हो जाती है कि मेरी जिंदगी तो बेरंग थी, दिस एंड दैट। बस ये चीज बताती है कि स्पेसिफिकली कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है। इसके अलावा फीमेल्स लुक्स पर भी ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, जैसे स्पेसिफिकली हाइट। 5'9", 5'10", 5'9", 6 feet, 5'10", 6 foot. No preference. I don't care. 5'3" to 5'. Okay. Shorter than me. What's your height? 6'1". I guess taller than 5 feet. I'm not concerned about height. Under 5'10". कुछ पैसा भी देखती हैं और फेमस भी हो जाती हैं। Can you give me one Saturday of yours? कुछ को ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस शक्ल भी चाहिए होती है अच्छी, उनको मिल जाता है और फिर दे डोंट ऑफर समथिंग इक्वली इन रिटर्न, तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ने लगता है। देखो, जिसके पास कोई पावर नहीं होती, कभी ना कभी उसको लोग ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं। बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले। है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले। नाउ कुछ फीमेल्स अपनी औकात के हिसाब से, आई एम सॉरी, सबकी औकात होती है, रहती हैं, प्लस जिम्मेदारी भी लेती हैं, पर स्टिल स्पेसिफिकली उनको मदर इन लॉज परेशान करती हैं। The mean, bullying, patriarchal mother-in-laws are just representing what the men of the family believe. They believe that a woman should be controlled, and these TV serials portray the same thing. What's problematic is that they blame the whole thing on the mother-in-law. If we only see mother-in-laws behaving this way, then why is she assuming that men of the family support her? Well, if the men had a problem, then they would have said something. They would stop the mother-in-law from mistreating the daughter-in-law. But they don't, because they support the mistreatment. पहले तो इन घरों में मेल्स को इससे कोई फायदा नहीं होता। जब लड़की अच्छी होती है तो इसलिए ऐसे घरों में फीमेल्स से ज्यादा मेल्स परेशान होते हैं। काम से आओ थक के, फिर इनके ड्रामे सहो। दोनों को ही पसंद करता हूं, दोनों ही लड़ती रहती हैं। और इसका प्रूफ 2023 का लैंसेट हेल्थ का डेटा भी बताता है। मेल्स के सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन रहा है फैमिली प्रॉब्लम्स। अगला कंसर्न था जब फीमेल्स की शादी हो जाती है तो उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं रहती। आप देखो, क्या मेजरली मेल्स की जिंदगी रहती है? जॉब लगते ही उनकी शादी हो जाती है। नाउ अब पैसा तो होता है, बट जितने भी जवानी में मजे करने के सपने लिए होते हैं ना, कुछ नहीं होता। बच्चे बीमार हैं, खर्चा ज्यादा है, छुट्टी नहीं मिल रही। कभी छुट्टी मिलती है और दोस्तों भाइयों के साथ बाहर जाने का प्लान बनता है तो फिर साथ में फैमिली भी चलती है। इवन कोई बिजनेस भी शुरू करने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले फैमिली आती है। 10 बार सोचना पड़ता है कि वो 10 खर्चे कैसे पूरे होंगे। यही चीज दिविजा ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में भी बताई है। So much so that I would even go to the extent of saying that they actually are not able to get the joys of living because of this assumption that men have to provide. They don't get to be fathers and husbands. They have to go to work all the time. So the father actually ends up not being able to watch their child grow up. अब देखो,
कोएग्जिस्टेंस विद इक्वालिटी तब ही एग्जिस्ट कर सकती है जहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला अपना राइट्स एंजॉय कर सके, उसको कोई वॉयलेट ना करे। वैसे ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे राइट्स के प्रति। नाउ ये मैडम या फिर और कई ऐसी फेमिनिस्ट नंबर ऑफ वीडियोस बनाकर ये तो बता देती हैं कि मेल्स कितने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, कितने ज़्यादा कमीने हैं, उस बात में काफ़ी सच्चाई है। साथ ही फीमेल्स के पास राइट्स नहीं है, उस बात में भी थोड़ी बहुत सच्चाई है। और लेटेस्ट वीडियो में ये भी खुलासा किया मैडम ने कि मेल्स के भी राइट्स हैं, जो कि ज़्यादातर फेमिनिस्ट एट द एंड बोलती ही है, पर इसके बारे में कोई फीमेल बात नहीं करती कि व्हाट अबाउट फीमेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। But how many men are okay with their wives earning way more than them? दिखाओ भाई अपना फेमिनिज्म, दिखाओ कमेंट सेक्शन में। बताओ कितनी कमाने वाली लड़की चाहिए, कितना पालन पोषण करने वाली चाहिए, और तुम क्या करोगे उसके लिए। Recently, this man posted a picture of himself on Twitter where he was taking flowers for his date. The post went viral and got a lot of hate from men who called him simp and also shamed his body. When a man is deeply in love with his wife or partner, then people will be like, and that he's a simp. ऐसे लड़के की पिक पर इसलिए सिंप लिखा जाता है क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता, इस साले को कोई भाव नहीं दे सकता। ऐसा करो, इससे शुरुआत करो, 5-4 वाले मोटे लड़कों को डेट करना शुरू करो। एक्सेप्ट हिम द वे ही इज, ठीक है। पर बात पता ये लगती है कि लॉजिक से शायद फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी चीजों में पेट्रियार्की को ब्लेम किया जाता है जो जेंडर कंसर्न से बिल्कुल अनरिलेटेड है। So I made a reel about how hotels should keep pads in their rooms for the guests. Traveling can affect your menstrual cycle and change the date sometimes. What if someone gets their period while traveling and they don't have a pad? I am convinced the only reason they don't keep pads is because of patriarchy. If men are the ones who make all the important decisions, then of course women's needs will be ignored. मेरे को भी पता है पैड्स अलग अलग साइजेस के आते हैं, और होटल में फीमेल्स भी। और इनसे अगर कोई सॉल्यूशन पूछ लो कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पेट्रियार्की, जैसे आदमियों को बदलना पड़ेगा, ठीक है, कैसे बदलें इसका कोई जवाब नहीं, बस बदलो। आदमी खुद क्यों बदले, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है बदलने में? As if men don't enjoy arts, fashion, Taylor Swift, the color pink, and dance. According to the patriarchal system, all feminine things are automatically bad, so men can't enjoy them. तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे। ऐसा करने से जेन्युइनली वुमेन एम्पावरमेंट का नाम ही खराब होता है, जैसा कि इन मैडम ने किया था। It's her choice. और ऊपर से ये सब I, a psychologist, बोल रही है। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट के लिए विक्टर फ्रैंकल ने एक बात बोली थी मैन सर्च फॉर मीनिंग में। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है लोगों के सूडो वैल्यूज को, जिस पर वो जी रहे हैं और अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, उनको अनमास्क करना। पर वो अनमास्किंग तब रुक जानी चाहिए जब साइकोलॉजिस्ट को इंसान में जेन्युइन नीड और प्रॉब्लम दिख जाए। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, और उससे कई नीड्स जो नहीं पूरी हो पा रही। पर अगर वो अनमास्किंग वहां नहीं रुकती, तो साइकोलॉजिस्ट अपनी लोगों को नीचा दिखाने की छुपी चाहतों को ही अनमास्क कर रहा होता है। इसलिए आप ये भी देखोगे इन मॉडर्न फेमिनिस्ट की जब किसी वेबसाइट पर जाएं, जैसे एक वेबसाइट है फेमिनिज्म इन इंडिया, तो इनिशियली क्या लगता है इस वेबसाइट पर फेमिनिज्म से जुड़ी चीजें होंगी, इंटेलेक्चुअल भी, और कई चीजें ऐसी होंगी जहां पे फीमेल्स की कैसे मदद हो रही है ये बताया जा रहा है, कैसे ये वेबसाइट वाले मदद कर रहे हैं ये भी हो सकता है। इनके अबाउट सेक्शन में भी यही कुछ लिखा है। पर इस वेबसाइट को अगर एक्सप्लोर करते हैं तो ये एक न्यूज वेबसाइट है बस, जहां आपको एडिशनल मॉडर्न फेमिनिज्म से जुड़ा ज्ञान मिल रहा है। बाकी सारी न्यूज रिपोर्टिंग या बेसिक आर्टिकल्स हैं। ये लोग ग्राउंड वर्क कुछ नहीं कर रहे, ना ही उस ग्राउंड वर्क की कुछ खास जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इंडिया के छोटे शहरों गांव में फीमेल्स परेशान हैं, क्योंकि फिर बात घूम के वहीं आ जाती है। रिसोर्सेज, मनी, टैलेंटेड लोग कहां से लाएं जो रिसोर्सेज मनी लाएं, और इस मनी और रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से ही ग्राउंड लेवल पर भी इतना कुछ नहीं होता। इसलिए समझना जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम पुअर एम्पावरमेंट को सॉल्व करने से सही होगी। और इसके लिए आज की दुनिया में पेट्रियार्की को जो दोष देते हैं ना, वो ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा पेरेंट्स के सामने टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा हो। बस जो चाहिए वो चाहिए। it's the man. डोंट मेक इट मेक सेंस, कीप एक्सप्लोरिंग, बी अ पीस मेकर। और हम सबको ये बनने की जरूरत है, क्योंकि सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में मेंस राइट के सोशल जस्टिस वॉरियर और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जितनी भी फीमेल्स की प्रॉब्लम इस वीडियो में अनआंसर्ड थी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा।